सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं की यह सबसे शातिर साजिश है। इस बार उन्होंने आतंकी हमले का पैटर्न बदल दिया। अब आतंकी हमला करने वाला दहशतगर्द बॉर्डर पार करके नहीं आता है, वो हमारे आसपास किसी ऑफिस में, किसी अस्पताल में काम कर रहा होता है। वो हमसे रोज मिल रहा होता है और जैसे ही उसे अपने आकाओं का निर्देश मिलता है, वो गाड़ी में विस्फोटक भरता है और आम लोगों के बीच जाकर धमाका कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे उमर ने किया। उसने कार ली, बारूद भरा और भीड़ के बीच जाकर ब्लास्ट कर दिया। सोचिए, चंद घंटे पहले तक वो दिखावे के लिए किसी मरीज का इलाज कर रहा होगा और चंद घंटे बाद वो आतंकी बनकर खून बहाने निकल गया। डीएनए मित्रों, दिल्ली को दहलाने वाली इस व्हाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल है, उसका सरगना डॉक्टर उमर नबी था। अब तक की जांच के मुताबिक उसने ही लाल किले के सामने कार में धमाका किया। फरीदाबाद मॉड्यूल के पर्दाफाश के बाद उमर को गिरफ्तारी का डर था, इसलिए वो कार लेकर निकला और धमाका कर दिया। डॉक्टर आदिल अहमद राठा इस सफेदपोश आतंकवादी नेटवर्क का इसका जो है वो एक लिंक मैन इसको कहा जा रहा है। हथियारों और विस्फोटक की खरीद में इसकी प्रमुख भूमिका थी। वो धमाके के लिए आईईडी जुटा रहा था। फिलहाल एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही थी। डॉक्टर मुजम्मिल शकील व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सेंट्रल ऑपरेटर और कोर मेंबर था। उसने धमाके के लिए 2900 किलो विस्फोटक जुटाया था। मुजम्मिल टेरर मॉड्यूल के बाकी आतंकवादियों के साथ कोऑर्डिनेट करता था। डॉक्टर शाहीन शहीद व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की सुरक्षा कवच था, क्योंकि महिला और वो भी डॉक्टर हो तो भला कोई कैसे शक करेगा, वो आतंकी हो सकती है। शाहीन टेरर मॉड्यूल के लिए हथियार ट्रांसपोर्ट करती थी। सोचिए, जिन डॉक्टर के पास दवाइयां होनी चाहिए थी, उनके पास 2900 किलो बारूद था। जिन्हें लोगों की जान बचाने के लिए मेडिकल रिसर्च करना चाहिए था, वो हमारे बीच रहकर बारूदी धमाके पर रिसर्च कर रहे थे। वो रिसर्च कर रहे थे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान ली जाए। अगर ये व्हाइट कॉलर आतंकी अपनी साजिश में कामयाब होते तो कितना बड़ा नुकसान होता। अगर 2900 किलो बारूद में धमाका होता तो क्या होता। इसे समझने के लिए हम फिर आपको लाल किला के पास हुए धमाके पर हमारे संवाददाता नीरज गौड़ की रिपोर्ट दिखाते हैं। एक के बाद एक यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से, ठीक मैं आपको दिखाऊं कि एक के बाद एक यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है और जिस तरीके से गाड़ियां हैं उनमें धमाका हुआ है और ये धमाका जो है ठीक लाल किले के गेट के सामने हुआ है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि ठीक सामने लाल किला है और लाल किले के ठीक सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं उनमें आग लगी है और जोरदार धमाका मैंने खुद सुना है। और उसके बाद एक के बाद एक लोग जो यहाँ पर घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। डीएनए मित्रों, समझिए, ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल देश के कई राज्यों में फैला हुआ था। अब तक की जांच में सफेदपोश आतंकवादियों का नेटवर्क जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में एक्टिव मिला है। सोचिए, ये आतंकी इलाज की आड़ में खून बहाने की साजिश रच रहे थे। अब हम आपको इन आतंकवादियों के आपसी कनेक्शन को भी समझाते हैं। इस आपसी कनेक्शन का बड़ा सेंटर फरीदाबाद का अल फलाह मेडिकल कॉलेज था। उमर नबी, मुजम्मिल शकील और शाहीन शहीद, ये तीनों अल फलाह मेडिकल कॉलेज में एक साथ काम कर रहे थे। उमर और मुजम्मिल के बीच सबसे सॉलिड कनेक्शन ये है कि दोनों पुलवामा के कोई गांव के रहने वाले हैं। उमर, मुजम्मिल और आदिल तीनों ने जीएमसी अनंतनाग में काम किया है। आदिल और मुजम्मिल की मुलाकात जीएमसी अनंतनाग में ही हुई थी। आदिल ने ही उमर और मुजम्मिल की मुलाकात करवाई थी। शाहीन को मुजम्मिल का करीबी बताया जा रहा है। इन सभी ने मिलकर फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हेडक्वार्टर बना दिया। मुजम्मिल ने फरीदाबाद में ही 360 किलो विस्फोटक स्टोर किया था। सोचिए, दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर 360 किलो बारूद स्टोर किया गया था। डीएनए मित्रों, समझिए, एजेंसियों को शक ना हो इसलिए डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल बनाया गया था। इस शातिर साजिश को ऐसे भी समझिए कि इन सफेदपोश आतंकवादियों ने 2900 किलो बारूद स्टोर कर लिया था, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। ये दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हेडक्वार्टर चला रहे थे, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। ये बारूद और AK-47 जैसे खतरनाक हथियार जुटा रहे थे, लेकिन एजेंसियों की नजर से दूर थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर थे। ये आसानी से एजेंसियों की रडार पर नहीं आते। इसलिए पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने
चुन चुनकर इन सफेदपोश आतंकवादियों को अपने टेरर नेटवर्क में शामिल किया। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान ने टेरर अटैक का पैटर्न तो बदल दिया, लेकिन पाकिस्तान इस धमाके से पल्ला नहीं झाड़ सकता, क्योंकि अब हम इस धमाके से पहले पाकिस्तान में चल रहे आर्मी और आतंकवादियों के मूवमेंट के पैटर्न को डिकोड करने वाले हैं। जिस वक्त ये धमाका हुआ, जी न्यूज संवाददाता घटनास्थल के पास ही रिपोर्टिंग कर रहे थे। धमाके की आवाज सुनते ही वो स्पॉट पर पहुंचे तो उनके सामने कई धमाके हुए। इस धमाके की कुछ बातें नोट करने वाली। पहला, आमतौर पर धमाके के बाद क्रेटर यानी गड्ढा बनता है, लेकिन इस ब्लास्ट में कोई गड्ढा नहीं बना। दूसरा, इस धमाके का असर हॉरिजॉन्टली था, यानी इसका फोर्स आसमान की तरफ नहीं था बल्कि जमीन के पैरेलल था और ये बड़े इलाके में फैला। नंबर 3, ब्लास्ट की वजह से भीषण आग लगी। चौथा, जैसा कि आमतौर पर बड़े आतंकवादी हमलों में होता है, विस्फोट में इस्तेमाल गाड़ी की धज्जियां पूरी तरह नहीं उड़ी, लेकिन यहां गाड़ी जली हुई अवस्था में मिली। इन बातों से ये लगता है ये एक ऐसा ब्लास्ट था जिसकी शॉकवेव धीमी थी, और ऐसा तब होता है जब एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव यानी कम क्षमता का विस्फोट फटता है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में ANFO भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल हुआ है। इस खास विस्फोटक की वजह से इस साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। इस विस्फोटक के पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश करने से पहले हम आपको ग्राउंड जीरो से हमारी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और जब मैं वहां पर मौजूद था तो मैंने छोटे जो ब्लास्ट जो कि कार में हो रहे थे वो हमने जी न्यूज़ ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। अमूमन हमने देखा है जब धमाका होता है तो उसमें से छर्रे निकलते हैं, उसमें से कीलें निकलती हैं ताकि वो आसपास के एरिया को नुकसान पहुंचाए। लेकिन इसमें जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर किसी भी तरीके से कोई भी छर्रा या फिर कोई कील ऐसी नहीं मिली है। अगर आप देखें, ये वो टैक्सी है जो कि इसमें शाहरुख नाम का जो शख्स था वो यहाँ पर अपनी सवारी का इंतजार कर रहा था, और जब ये धमाका हुआ तो हूबहू तरीके से गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन इसके एयर बैलून खुल गए और खुलने के बाद में पूरा जो शीशा था वो भी सारे चकनाचूर हो गए। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं, लगातार इसको देखने की कोशिश कर रही हैं, इसका जो पूरा सीक्वेंस है उसको जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये धमाका किस तरीके का है। डीएनए मित्रों, इस ब्लास्ट में जिस ANFO विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, वहीं से इस साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। वैसे तो ये एक साधारण विस्फोटक है जिसे अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल मिलाकर तैयार किया जाता है, लेकिन इसे डेटोनेशन यानी ब्लास्ट करने का तरीका काफी इसका जटिल है। इसके लिए खास तरीके की ट्रेनिंग और तकनीक की जरूरत होती है। विश्व के इतिहास में प्रमुख तौर पर केवल 3 ही आतंकवादी संगठन रहे हैं जिन्होंने इस विस्फोटक का इस्तेमाल पहले किया है। LTT यानी श्रीलंका का लिट्टे, अफगान तालिबान और ISKP यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, जो कि पाकिस्तान में एक्टिव है। डीएनए मित्रों, लिट्टे खत्म हो चुका है। अफगान तालिबान भारत में हमला नहीं करेगा तो संदेह जाता है ISKP के ऊपर। डीएनए मित्रों, खुफिया एजेंसियों को कई इनपुट मिल चुके हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इस्लामिक स्टेट के साथ सांठगांठ है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों ने जैश और लश्कर के नेटवर्क के साथ ISKP की विस्फोटक तकनीक का भी इस्तेमाल किया। लाल किले के सामने इस धमाके में जुड़े संदिग्धों की प्रोफाइल से भी इस साजिश में पाकिस्तान से ऑपरेट काम करने वाले ISKP का हाथ सामने आया है। इस पूरे मॉड्यूल में पढ़े लिखे लोग शामिल थे, सभी के सभी डॉक्टर्स थे, अच्छी सैलरी, अच्छी नौकरी थी। डीएनए मित्रों, ये संगठन ऐसे ही लोगों को टारगेट करता है, ऐसे ही लोगों को रेडिकलाइज करता है, इनका ब्रेन वॉश करता है। डीएनए मित्रों, इस बम धमाके में ISKP के शामिल होने के सबूत इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि ये 2019 में हुए श्रीलंका बम धमाके से मिलता जुलता है। दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके सभी संदिग्ध अच्छे परिवार से हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। श्रीलंका ईस्टर बम धमाके में भी 8 हमलावर अच्छे परिवार से थे। इनमें से 2 लोग तो श्रीलंका के बड़े घराने से आते थे। दोनों ही बम धमाके में फर्टिलाइजर बेस्ड विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पैटर्न वही है और बहुत मुमकिन है
कि दिल्ली बम धमाके के पीछे वही आईएसकेपी है जिसने श्रीलंका को 2019 में दहलाया था। डीएनए मित्रों, यह धमाका भले ही कल शाम हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। पाकिस्तान में बीते कुछ दिनों से काफी हलचल थी। इसे समझने के लिए आपको कुछ पाकिस्तान के इवेंट्स के बारे में भी जानना होगा। पहला, पाकिस्तान में 9 नवंबर को हुई जैश उल मोमिनात की बैठक। इस नए आतंकी संगठन का इस धमाके में रोल क्या था, आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको पीओके में हुई आतंकियों, आर्मी और आईएसआई की मीटिंग के बारे में जानना चाहिए। आसिम मुनीर के ऑर्डर पर पीओके में आतंकवादियों के कैंप्स को फिर से एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया गया था, जिसके बाद पिछले महीने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद और भीमबट क्षेत्रों में 2 अहम बैठक हुई थी। इन बैठकों में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों समेत लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और तहरीक उल मुजाहिदीन और आईएसकेपी के कमांडर मौजूद थे। बहुत मुमकिन है कि इन टेरर कैंप्स में ही लाल किला ब्लास्ट को प्लान किया गया हो। बहुत मुमकिन है कि जब डॉक्टर उमर पार्किंग में घंटों कार के अंदर बैठा था, तब इन्हीं टेरर कैंप्स में मौजूद हैंडलर्स उसे आदेश दे रहे हो। पाकिस्तान की तरफ से जो पैटर्न दिख रहा है, उससे साफ पता चलता है कि मुनीर दिल्ली को दहलाने का प्लान काफी पहले से बनाए बैठा था। लेकिन फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में आतंक के इस मॉड्यूल पर जब नकेल कसी जाने लगी, विस्फोटकों के साथ जब कट्टरपंथी डॉक्टर पकड़े जाने लगे, तब ये संगठन पैनिक मोड में आ गया। और बहुत मुमकिन है कि पकड़े जाने के डर से डॉक्टर उमर नबी ने पैनिक मोड में यह हमला कर दिया।